ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਜਰ ਸੂਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल निखिल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸੱਜਰ ਸੂਆ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ जानकारी दी। बिल्कुल निखिल जी, जैसे हम देखते हैं कि ड्राई पीरियड जो काविंग के सोने के पहले जब गाय दूध नहीं दे रही है और फिर सोने के बाद अचानक दूध शुरू करती है, इस पीरियड को जो बदलाव आता है, इसलिए हम उस पीरियड को कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो अभी ट्रांजिशन पीरियड हम मानते हैं कि सोने के 21 दिन पहले और उसके 21 दिन बाद, ये जो पूरा पीरियड है उसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। इसके एक्चुअली हम दो भाग कर सकते हैं। एक सोने के पहले का, जिसको हम कहेंगे क्लोजअप पीरियड, जो डिलीवरी के नज़दीक आ रही है गाय, तो इसको क्लोजअप पीरियड कहेंगे। लेकिन डिलीवरी होने के इमीडिएट बाद का जो पीरियड है उसको फ्रेश पीरियड, फ्रेश काऊ कहते हैं। तो तकरीबन 0 डे, जिस दिन डिलीवरी हुई उससे 21 या 30 दिन तक गाय में बहुत सारे बदलाव फिर से चलते रहते हैं। इसको हम फ्रेश पीरियड कहते हैं, जिसकी हमने बात की। तो अभी डिलीवरी के बाद में हमें गाय के ख्याल बहुत रखने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। एक तो सबसे कॉमन शुरू में आने वाले हैं रिटेन प्लासेंटा, जहर का फंसना, या मेट्राइटिस, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, फिर मिल्क फीवर, कीटोसिस, एसिडोसिस, ये सब चीज़ें हमने ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए। जितने पशु ज़्यादा दूध दे रहे हैं उतने ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ सकते हैं। यही कारण है कि इस पीरियड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट के तरीके अपनाने चाहिए, ताकि दूध जो चाहिए हमें वो बढ़ता रहे, पीक ज़्यादा अच्छा बढ़िया मिले और ये प्रॉब्लम्स भी ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत अहम विषय इस करके है क्योंकि जे प्रोडक्शन नहीं ਵਧੇਗਾ तो किसान की जेब के उत्ते जिस तरीके ਨਾਲ डाका पएगा, वो आर्थिक पक्षों ਜਿਹੜਾ ਉਹ कमज़ोर हो जाएगा, मुनाफे का सौदा वो नहीं रह जाएगा। तो इस करके इस बारे जो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सारिया गल्लां ते किसान वीरों, पशु पालकों, तुहाडा ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिहड़ी समस्यावां दा तुसीं जिक्र किया वो चिंता का विषय तो है ही है, पर उन्हां समस्यावां नाल किवें नजिठिया जा सकता है, थोड़ा जिहा उस बारे भी दसो जी। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले काविंग के इमीडिएट बाद जो दिख सकता है वो है रिटेन प्लासेंटा, जहर का फंसना, और मेट्राइटिस, जो इन्फेक्शन बच्चा लाने का होता है वो। तो इन दोनों का हल तो है ड्राई पीरियड में। ड्राई पीरियड में अगर हम ख्याल रखेंगे, BCS मेंटेन रखेंगे गाय का, उसको एनर्जी कम नहीं पड़ने देंगे, तो रिटेन प्लासेंटा का हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। वो ना आए उसके बारे में कोशिश कर सकते हैं। रिटेन प्लासेंटा एनर्जी स्टेटस गाय का और कुछ मिनरल्स इस पे डिपेंड करता है। मेट्राइटिस फिर से एनर्जी और इम्यूनिटी अगर गाय की अच्छी बनी है तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद के पीरियड में हम जो देखते हैं कि मिल्क फीवर, कैल्शियम डेफिशिएंसी और कीटोसिस, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़े हैं कि गाय
जब डिलीवरी के बाद अचानक दूध देना शुरू करती है और अच्छी गाय जो है बहुत फास्ट दूध में बढ़ती जाती है और हम पीक आने तक ये दूध बहुत फास्ट बढ़ता है जबकि उसका खाना जो ड्राई मैटर इनटेक है वो उस रेट से नहीं बढ़ता। इस कारण से जो हम चीज़ें देखते हैं जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो मिल्क फीवर, कैल्शियम अगर इनटेक कम है, गाय के खाने में कैल्शियम कम है या वो जो बोन से निकाल रही है वो पूरा नहीं हो रहा है, वो उतना निकाल नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से मिल्क फीवर के केसेस आ सकती है। जो कि हम कैल्शियम स्टेटस अगर अच्छा रखें, क्लोजअप काउ में अगर हम ट्रांजिशन में अगर डिकैड बैलेंस निगेटिव रखें तो इससे कई हद तक बचा जा सकता है। इसके बाद का है कीटोसिस। तो कीटोसिस पूरा एनर्जी से रिलेटेड है। गाय का इंटेक कम है, इसकी वजह से उसका एनर्जी इंटेक कम होता है, जबकि दूध में एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो अच्छी जो दूध देने वाली गाय है इस दौरान निगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहती है। जितना इंटेक है उससे ज़्यादा एनर्जी निकल रही है तो बॉडी में बच नहीं रही, बॉडी से निकल रही है। तो अगर कीटोसिस से हमें बचना है तो एनर्जी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली ग्लूकोज जो बहुत सारा यूज़ होता है उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ता है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राई मैटर इनटेक। अगर ड्राई मैटर इनटेक जितना जल्दी बढ़ा सके हम उतना अच्छा। तो जैसे एकदम शुरू में डिलीवरी के इमीडिएट बाद जितने जल्दी हम पानी और फीड गाय को देंगे, मेरे ख्याल से उससे ड्राई मैटर इनटेक बढ़ने में और वो दूध के साथ बढ़ता जाने में मदद होती है। तो मेरे ख्याल से ड्राई मैटर इनटेक पे हमने बहुत ध्यान देना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹ ਫੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਡਾइट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? बहुत बड़ा रोल है। एक तो हम कॉमनली देखते हैं 35 से 45 दिनों में बहुत गाय पीक पे आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 45 दिनों में ही आए। कुछ गाय को 60 दिन या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है गाय और उसके जेनेटिक्स पे। हम ज़रूर उसके जो हम खिला रहे हैं उसका रख रखाव कर रहे हैं, उससे हम ज़रूर ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो पीक पे जब पहुँचे तो ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिले, क्योंकि जो पीक प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है टोटल लैक्टेशन ईल्ड, टोटल लैक्टेशन में कितना दूध मिलेगा इससे। तो जितना हम ज़्यादा पीक ले सकते हैं उतना ही फिर लैक्टेशन में दूध ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए खाने में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमने ध्यान देना चाहिए ड्राई मैटर इनटेक के बाद, वो है डाइजेस्टिबल फाइबर। अगर हम अच्छा आसानी से डाइजेस्ट होने वाला फाइबर गाय को खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गाय उससे भी डराइव कर लेगी। और एनर्जी न्यूट्रिशन के लिए फिर हमें जो फीड देना पड़ता है, ग्रेन्स देने पड़ते हैं जिसमें स्टार्च है, वो तो देना ही होगा, लेकिन उसको एक लिमिट में अगर हम रखें तो फिर गाय एसिडोसिस में नहीं जाएगी। तो इसलिए फिर डाइजेस्टिबल फाइबर पे जोर देना ज़रूरी है। ड्राई मैटर इनटेक जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम पीक ज़्यादा ले पाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਜਰ ਸੂਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੁਰਚਮੇਮਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? बिल्कुल
सवाल अच्छा है और कनेक्शन ज़रूर है। अगर हम अच्छा प्रोटीन ग्रास, अगर जिस घास से प्रोटीन मिल रहा है, जैसे कि राय ग्रास है या ल्यूसन है, अल्फाल्फा, बरसीम है, ऐसे घास अगर हम खिला रहे हैं तो उसमें से पोटेशियम की अधिक मात्रा में गाय को मिल जाता है। तो इसलिए आमतौर पे पोटेशियम की डेफिशिएंसी है और उसका लेवल ब्लड में गिरना कॉमन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है। तो हमने जिसका जिक्र किया वो है कीटोसिस। कीटोसिस में गाय खाना छोड़ देती है, बहुत कम खाना शुरू करती है। अगर इंटेक ही कम है तो पोटेशियम लेवल ब्लड में कम हो सकती है, तो इसका कनेक्शन ज़रूर है। और अगर प्रोटीन घास नहीं है तो इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही कीटोसिस में कई बार हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट का एक हिस्सा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जिनका मिनरलो कॉर्टिकॉइड एक्शन है, ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में अंतर डालते हैं, फ़र्क करते हैं, और ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड फिर पोटेशियम लेवल कम करते हैं। तो ਖਾਣੇ से और ये ट्रीटमेंट से इसका ज़रूर ताल्लुक है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਜੀਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ BCS ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? आपने कहा कि ये छोटा सवाल है, मैं नहीं मानता छोटा है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत रिसर्च इस पे हो चुकी है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा है कि 20 दिन या उससे कम अगर ड्राई पीरियड दिया जाता है या गाय को मिलता है 20 दिन से कम, तो करीब 550-600 लीटर दूध उसके अगले लैक्टेशन का कम होता है। और वहाँ से अगर हम गिने कि 20 से 40 दिन से अगर कम का ड्राई पीरियड मिला तो फिर 250 लीटर तक का दूध कम होता है पूरे लैक्टेशन का। तो ऐसा पूरा स्टडी हुआ है और ये पाया गया है कि 60 दिन सबसे अच्छा पीरियड है। तो कम से कम 60 दिन का ड्राई पीरियड होना चाहिए। 60 दिन का अगर ड्राई पीरियड देते हैं हम तो एवरेज इससे कम जिन गाय को मिला है उनसे 180 लीटर तक का दूध ज़्यादा मिलता है लैक्टेशन में। 60 से ज़्यादा जब हम बढ़ाते हैं तो उतना असर दूध पे नहीं देखा जाता। तो इसलिए 60 दिन मेरे ख्याल से ड्राई पीरियड होना चाहिए। और क्या ये बॉडी कंडीशन के साथ चेंज होना चाहिए? तो मैं ये मानता हूँ कि बॉडी कंडीशन हमने मैनेज करना करना चाहिए लेट लैक्टेशन में। जब गाय का दूध कम होना शुरू होता है तभी अगर हम थोड़ा फिर उसको BCS के लिए दे, उसकी कंडीशन बनाए रखे और वो 3-6 के करीब BCS स्कोर पे ड्राई पीरियड में एंटर हो और फिर 3.8 से ऊपर ना जाए, ये अगर हम रखते हैं दिमाग में तो फिर 60 दिन का ड्राई पीरियड बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए ड्राई पीरियड बढ़ाने की जगह अगर हम वो लेट लैक्टेशन में ही मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜੱਸਿਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने बात की दूध और पीक और ज़्यादा पीक कैसे मिले उसके लिए क्या करना है। इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जब पीक आ जाने के बाद हम AI करवाते हैं तो गाय सब कंसीव भी होनी चाहिए।
इसका कंसेप्शन पे सीधा असर पड़ता है गाय की बॉडी कंडीशन का। तो अगर हम बॉडी कंडीशन गाय के ध्यान में रखें, उसके लिए उसका फीडिंग अच्छा रखें, उसको ज़्यादा गिरने ना दे। शुरू में डिलीवरी के बाद कुछ तो बॉडी कंडीशन डाउन होगी ही, लेकिन वो कम से कम हो, ऐसा अगर हम फीडिंग रखें, एनर्जी इंटेक, ड्राई मैटर इंटेक पूरा रखें, जो सहज पचने वाली चीज़ें है, पचने वाला फाइबर है, ऐसा अगर हम दें तो फिर BCS प्रॉपर मेंटेन करना आसान होता है। और अगर हमने ये कर लिया तो इसके बाद जो कंसेप्शन पे असर करने वाले न्यूट्रिएंट्स है, जैसे ट्रेस मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सप्लीमेंटेशन आसान होता है। लेकिन बेसिक का अगर हमने ध्यान नहीं दिया और इससे पे सप्लीमेंटेशन किए और सोचा कि इससे असर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो BCS पे ध्यान देने की ज़रूरी है और उसके लिए एनर्जी इंटेक, ड्राई मैटर इंटेक पे ध्यान देना ज़रूरी है ताकि कंसेप्शन अच्छा मिले। बिल्कुल हरप्रीत जी, बहुत ही विस्तारपूर्वक डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਜਰ ਸੂਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। किसान साथियों, जैसे कि हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेश काऊ मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। साथ ही हम फार्म पे खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि फ्रेश जो काउज हैं वो हैं अलग पैन में रखी गई हैं ताकि स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो सके, उनको प्रॉपर खुली जगह है घूमने के लिए वो मिल सके ताकि वो कम से कम स्ट्रेस में आए। इसके साथ न्यूट्रिशन का हम देखना चाहें तो कई बार पशुपालक भाई क्या करते हैं, सूने के बाद में उसको कंसंट्रेट जो फीड है हम बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं ताकि पशुपालक भाई ये चाहते हैं कि दूध जल्दी से जल्दी है वो अपने पीक पे पहुंच जाए। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार पशु जो है वो एसिडोसिस में चला जाता है, उसका रूमन है वो स्टेबल नहीं रहता और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे क्या है कि पशु का इंटेक भी कम हो जाएगा और अपना मिल्क यील्ड है वो भी पीक पे नहीं पहुंच पाएगा। तो पशुपालक भाई क्या करें कि जो उसको गुड क्वालिटी का फोरेज और कंसंट्रेशन कॉम्बाइन रेशो दें ताकि पशु की जो रूमन है वो अच्छे रखें और इसके साथ साथ मॉनिटर करते रहें, पशु को देखते रहें बार बार टाइम टू टाइम, ताकि उसके अगर कोई भी आप अननेचुरल मोमेंट पशु का देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि इस पशु में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ ट्रांजिशन मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से करते हैं, हमारे एनिमल का BCS अच्छा है, तो उसमें आफ्टर काल्विंग है वो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जैसे कीटोसिस हो गया, मिल्क फीवर हो गया, इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं वो आने के कम चांसेस रहेंगे। और इसके साथ साथ किसान भाई क्या कर सकते हैं, एनर्जी का एक बहुत आफ्टर काल्विंग ध्यान रखना होता है कि एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एनिमल को मिलनी चाहिए ताकि एनिमल क्या है एनर्जी लो में ना जाए, क्योंकि पहले हमने इसका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस करके रखा है तो हमें अब मैक्सिमम एनर्जी चाहिए उसके प्रोडक्शन के लिए ताकि वो एनिमल पीक में पहुंच जाए। इसके लिए हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का भी यूज़ करते हैं ताकि पशु है वो कीटोसिस में ना जाए। और इसके साथ साथ जो फोरेज है उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रखें किसान भाई। इसके साथ साथ जिस पैन में जो फ्रेश काऊ हैं उनको कम से कम दिन के 22 घंटे फ्रेश फीडिंग या फ्रेश जो TMR है वो उपलब्ध रहना चाहिए। इसके साथ साथ टोटल ड्राई मैटर का अगर पशुओं का आपको लग रहा है कि थोड़ा BCS कम है तो हम ड्राई मैटर के 1 से 2% तक, 1 से 2% तक जो बाईपास फैट है वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो फ्रेश काऊ हैं इनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे ताकि वो किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ना जाएं और एनिमल हमारे हैं जो दूध के पीक तक पहुँचे। धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।